नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आ चुका है। नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, 10वीं बार। और आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे, क्यों और किस तरह उनके राजनीतिक करियर का पहला दिन जो कार्यकाल का यानी कि पहला दिन कार्यकाल का उनका फिर से सुर्खियों में आ चुका है। और अब देखिए दोस्तों, 10 बार किसी भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हम इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है कि जो इनका पहला कार्यकाल था वो किस तरह से था। और अगर हम यहाँ पर बात करें ना, उनके हम फर्स्ट कार्यकाल की बात करेंगे तो सिर्फ उनका जो पहला कार्यकाल था वो सिर्फ 7 दिन का था। आखिर इतना कम क्यों था, इसको हम जानेंगे पूरी इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय राजनीति में अगर हम देखें ना तो बार बार सत्ता में लौटना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार वो ऐसे एक नेता हैं जिन्होंने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि बिहार में राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। उन्होंने पहली बार दिन में शपथ ली थी और आज फिर एक दशक बाद यानी कि 10 सालों बाद उन्होंने फिर से बिहार की सत्ता में एक नई एंट्री की है, बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में, यानी कि संतुलन, रणनीति और टाइमिंग के साथ। अब सवाल यह है कि 10 बार मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला आखिर क्यों और कैसे चलता रहा है। तो ये उनके राजनीतिक सफर का एक नया रिकॉर्ड है जो कि बिहार की राजनीति में उनकी मजबूती पकड़ को दर्शाता है कि उनकी पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है बिहार के क्षेत्र में। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे वहां पर मौजूद रहे थे। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं, तो वहां पर एनडीए पार्टी की जो जीत हुई है विधानसभा चुनाव 2025 में, एनडीए ने 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। भाजपा को 89 सीटें, जेडीयू को 85, लोजपा को आरवी यानी कि आरवी को 19, हम को एचयूएम हम को 5 सीटें और रोलोजपा को 4 सीटें मिली हैं यहाँ पर। अब देखिए, इनका जो पहला कार्यकाल है ये सिर्फ 7 दिन का इनका रिकॉर्ड रहा है। यानी कि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो राजनीतिक सफर इनका काफी लंबा है, इनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उनका पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा था, सिर्फ 7 दिन का, यानी कि 2 मार्च 2000 से लेकर सिर्फ 9 मार्च 2000 तक ही चला था। उस समय पर ये गठबंधन कि गठबंधन में एक तरह से ये बनाई थी इन्होंने सरकार, लेकिन उस समय बहुमत ना मिलने के कारण, इनको बहुमत नहीं मिला था, वो ना मिलने का कारण इनको फिर अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सरकार का हिस्सा थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में हार के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना बिहार की राजनीति में एक अनोखा अध्याय, एक नया चैप्टर है जो उनकी लचीलेपन को दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ पर उनके पूरे कार्यकाल के बारे में बताते हम, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला जो गठबंधन था आरजेडी का, सिर्फ 7 दिन का। उसके बाद अगर हम देखें तो 23 दिन तक वो सिर्फ वहां पर मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा 2005 से लेकर 2014 तक 8 वर्ष तक ये वहां पर सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पर उन्होंने 2015 में महागठबंधन की सरकार थी, तब सिर्फ 3 महीने तक ये रहे थे अपनी सीट पर। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2020 से लेकर 2024 तक ये 3 सालों तक ये यहाँ पर रहे थे मुख्यमंत्री। इसके अलावा 28 जनवरी 2024 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक एनडीए की ये पार्टी से अभी ये हाल ही में जो है फिर से अब जो चुनाव हुए उसमें अभी ये नए कि मुख्यमंत्री की तरह फिर से शपथ लेने वाले हैं। अब देखिए, इनके सिलसिला आखिर ये क्यों चला, कैसे चलता रहा, तो इसमें इन्होंने राजनीतिक गठबंधन बदलने की इनकी एक रणनीति बहुत ही फेमस है। इसके अलावा मौके के हिसाब से ये क्या करते हैं, अपनी पार्टी बदल लेते, अपना पाला बदल लेते, और इसी वजह से इनको काफी जाना जाता है। इनको एक तरह से अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। इनको पलटू बाबू कहा जाता है और भी कई प्रकार के नाम मिलते हैं इनको। ये विपक्ष को हमेशा चौंकाने वाली बातें करते रहते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक छवि इनकी क्या है, सुशासन बाबू का ब्रांड इनको माना जाता है। नीतीश कुमार की जो रणनीति है उनमें ये चीज साफ साफ दिखती है कि वे फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि परिस्थितियों से लेते हैं, यानी कि मौके को देखकर अपनी फैसला रखते हैं, यानी कि एक तरह से मौके को देखकर चौका लगाते हैं।
अब अगर हम देखें उनका जो पहला शपथ ग्रहण था, यानी कि जब वो पहली बार 2000 में जब वो पहली बार सीएम बने थे, तब उन्होंने दिन में शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद सत्ता में आने जाने का यह सिलसिला लगातार उनका जारी रहा और बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना रहता है। आज जब वे 10वीं बार आज फिर वो 10वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं, तो राजनीतिक हलकों में फिर से वही सवाल है, बिहार में आखिर स्थिरता, एक तरह से स्टेबिलिटी कब आएगी? क्या ये जो गठबंधन अभी जो एनडीए की सरकार जीती, क्या ये गठबंधन चलेगा? और नीतीश कुमार का आखिर असली लक्ष्य क्या है कि 10 बार तो वो सीएम रह चुके हैं, यानी कि बिहार की सिचुएशन के आगे हम बात करेंगे। 10 बार सीएम रहने तक भी उनकी बिहार की सिचुएशन कैसी है, और अब जो फिर से उनको नीतीश कुमार को ही वहां के सीएम चुने गए हैं, यानी कि लोगों ने भी काफी उनकी पार्टी को वोट दिए हैं, तो आखिर लोग किस वजह से उनको पसंद करते कि उनको बार बार इतनी वोट दे रहे, हर बार उनको सीएम बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ना बिहार की सिचुएशन, उसमें कुछ खास बदलाव हमें नजर नहीं आता। बदलाव सिर्फ हमें यहाँ पर नजर आता है कि बिहार की जो वहां पर जनसंख्या, जो लोग हैं वहां पर, वो ज्यादा से ज्यादा और स्टेट्स में जाकर अपना जो है मतलब एक तरह से अपनी आय के साधन बना रहे हैं, जुटा रहे हैं, यानी कि कहीं और जाकर प्रवासी बनकर वहां पर वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वहां पर वो एक तरह से जॉब करते हैं, काम करते हैं, आखिर अपनी स्टेट को छोड़कर। तो इन सब के आगे हम बात करेंगे कि बिहार की सिचुएशन आज के समय पर कैसी है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में इसका सीधा असर पड़ना भी बिल्कुल तय है। सत्ता समीकरण फिर से बदलने वाली, इसके अलावा कैबिनेट में नए पुराने चेहरों की एंट्री होगी। इसके अलावा विपक्ष की रणनीति जो है वो भी नए सिरे से बनेगी, यानी कि विपक्ष पार्टी जो है वो फिर से अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। इसके अलावा 2025 विधानसभा चुनाव से उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नीतीश कुमार जब भी कोई कदम उठाते हैं, बिहार का पूरा राजनीतिक मौसम बदल जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला प्रतीत हो रहा है। तो अब देखिए इसमें अगर हम उपलब्धियां देखें, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, तो बिहार में अपराध दर में भारी कमी देखी गई है। हालांकि आंकड़ों में ये बताया गया है, रियलिटी कितनी है इसमें कितनी नहीं वो सभी को पता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना चलाई गई है। 50% पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ग्रामीण सड़कों का जाल, यानी कि वहां पर ग्रामीण सड़कों हैं उनकी कनेक्टिविटी दी गई है। स्वास्थ्य में भी 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी भर्ती किए गए। एएनएम जीएनएम के स्कूल खोले गए। बिजली में भी अगर हम देखें 2005 में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, अब 7000 से ज्यादा मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। लंबे समय तक सेवा करने वाले जो बिहार के सीएम यही हैं, यानी कि 19 वर्ष 8 महीने तक, अगर हम आज के समय देखें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। इसके अलावा कुछ आलोचनाएं इनकी क्या रहती हैं, बार बार गठबंधन बदलने के कारण इनको पलटू राम या फिर पलटी मार की उपाधि भी दी जाती है, यानी कि ये मौका देकर कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में, यानी कि अपना मौका देकर ही ये फैसला लेते हैं। शराबबंदी लागू की इन्होंने 2016 में, लेकिन कालाबाजारी जहरीली शराब से और ज्यादा मौतें बढ़ गई। बेरोजगारी अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। पलायन नहीं रुका है अभी भी। अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो बिहार के ही हैं, यानी कि बिहार से बहुत सारे प्रवासी और स्टेट्स में जाते हैं, काम करते हैं, वहां पर अपनी जो है रोजगार वहां पर लेते हैं किसी और स्टेट में, यानी कि अपनी स्टेट को छोड़कर। इसके अलावा और भी उनके जो पुराने साथी हैं वो अब विरोधी बन चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की स्थिति कैसी रही है, उनकी प्रगति कैसे, बिहार के लिए चुनौतियां क्या और इसके आंकड़े क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में। तो हमें जैसे कि पता ही है, हम आज भी कोई भी अनजान नहीं इस चीज से कि बिहार की स्थिति आज कैसी है, बिहार कैसी सिचुएशन में आज है। तो बिल्कुल उसी तरह हम देखें तो उनकी जो अर्थव्यवस्था और जो विकास है तब भी वैसा ही है। जब वो बने थे सीएम पहली बार, तब उन्होंने मतलब हर कोई इतने वादे करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इतने ज्यादा हमें बदलाव इसमें नजर नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। तो हम देखते हैं कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, यानी कि वहां पर जो हम देखते हैं घनत्व, आबादी का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा हमें बिहार में देखने को मिलता है। यहाँ पर युवा की जनसंख्या, युवा मीन्स की 15 से 29 वर्ष के जो लोग हैं वहां पर, वो 35% से भी ज्यादा आबादी वहां पर रहती है। लेकिन वहां पर उद्योग सीमित है। कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था के कारण बेरोजगारी वहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर को 3 से 5% तक दिखाता है, लेकिन CMI जैसे जो स्वतंत्र सर्वे किए जाते हैं उसके अनुसार 13 से 14% तक यहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है।
इसके अलावा क्या है यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसी है, तो नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार की जो प्रति व्यक्ति आम जो आय थी राष्ट्रीय औसत का केवल 33% ही थी, या फिर उनके कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि जो है वो तेजी से हुई, लेकिन बिहार अभी भी सभी गरीब राज्यों में सबसे आगे ही रहता है। इसके अलावा अपराध और कानून व्यवस्था कैसी थी, तो 2005 से पहले अपहरण और डकैती यहाँ पर आम थी, यानी कि एक तरह से जंगल राज माना जाता था। नीतीश ने थोड़ी बहुत, यानी कि नीतीश कुमार ने थोड़ी बहुत सख्ती बरती, हालांकि जो अपराध है अभी हाल ही के वर्षों में लगातार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। शिक्षा की स्थिति कैसी थी, लड़कियों की शिक्षा पर फोकस किया गया, यानी कि उससे पहले लड़कियों की शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुणवत्ता की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य में सुधार हुए, लेकिन फिर भी बुनियादी जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अभी भी कमजोर बनी हुई हैं। बुनियादी ढांचा जिसमें सड़कें, बिजली और जो जिसमें एक्सप्रेसवे, मेट्रो, मखाना बोर्ड वगैरह ये सब कुछ वहां पर चलाएगा, लेकिन फिर भी बुनियादी ढांचा हमें बहुत ही कमजोर देखने को मिलता है जब हम बिहार राज्य की बात करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात की। शराबबंदी से अपराध कम हुए, लेकिन काला बाजार बढ़ा है। लखपति दीदी की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा महादलित आरक्षण बढ़ाया। जीविका परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को लोन दिया गया है। चुनौतियां क्या, इसमें गठबंधन में बदलाव, यानी कि पलटू राम से विश्वासघात की आलोचना के इन पर आरोप लगते हैं। युवाओं में लोकप्रियता इसकी कम है। अब हम देखते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की समस्याओं का पूरा विश्लेषण करते हैं। बेरोजगारी की समस्या आखिर क्यों है, इसके कारण क्या है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इसके समाधान क्या क्या निकाले गए हैं। अब देखिए कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। कारण है संरचनात्मक और चक्रीय समस्याएं कुछ, यानी कि बिहार की जो बेरोजगारी वो बहुआयामी है। इसका कोई एक आयाम हमें नहीं देखने को मिलता। ये केवल नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और पहुंच की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही जनसंख्या के दबाव की बात करें तो उच्च जन्म दर, यानी कि जन्म दर ज्यादा, युवा आबादी वहां पर रोजगार मांग को बढ़ाती है, लेकिन आपूर्ति उनकी सीमित है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम है। कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था, 70% से आबादी कृषि पर डिपेंड है, लेकिन भूमि छोटी और मौसमी होने के कारण डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी आम देखी जाती। कई लोग खेतों में काम करते हैं, लेकिन उत्पादकता उनकी शून्य रहती है। खरीफ के बाद बेरोजगारी 8% तक बढ़ जाती। मौसमी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा गेहूं, धान की फसलें अभी बिजाई हो रही, फिर उसकी कटाई होगी, तो इसमें जो है लोगों को काम बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन जब ये सीजन खत्म हो जाता है इसके बाद फिर से वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसके अलावा उद्योग, कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है यहाँ पर। विनिर्माण क्षेत्र जो है जीएसडीपी का केवल 5 से 7% है। इसके साथ ही आईटी पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर ये सब शुरू हुए, लेकिन 50 करोड़ का इनके निवेश का लक्ष्य फिर भी अधूरा है। इसके साथ ही साक्षरता दर अगर हम देखें, लिटरेसी रेट 70% से ज्यादा, लेकिन गुणवत्ता इनकी खराब है। स्नातक बेरोजगार है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है। 80% युवा जो उद्योग मानव कौशल से वंचित है। इसके साथ ही महिला विशिष्ट बाधाएं क्या है, सामाजिक मान्यताएं हैं, असुरक्षित कार्यस्थल, घरेलू जिम्मेदारियां LFPR को 12% तक रखती हैं। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर फिर भी 10% तक बनी हुई है। इसके साथ ही माइग्रेशन हम देखते हैं, पलायन, यानी कि 3 करोड़ जो बिहारी लोग हैं बाकी राज्यों में जाकर, जैसे कि दिल्ली, पंजाब में जाकर काम करते हैं, जो कि स्थानीय बेरोजगारी को और कमजोर करता है। कोविड-19 ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार ज्यादा, बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़कें सुधरी हैं, लेकिन बिजली पानी की समस्या आज भी वहां पर बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा, यानी कि बाढ़ से कृषि प्रभावित होती है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बेरोजगारी के। आर्थिक प्रभाव क्या है इनके, प्रति व्यक्ति आमदन जो है 50,000 रुपए है। पलायन से 1 लाख करोड़ का जो रेमिटेंस आता है, लेकिन स्थानीय विकास इससे रुकता है, यानी कि लोग अपने एरिया में जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही गरीबी दर 25 से 30% है, लेकिन असंगठित कार्य से आय जो है वो अस्थिर बनी हुई है। सामाजिक प्रभाव क्या है, युवा असंतोष है, आत्महत्या, अपराध ये सब बड़े हैं। इसके साथ ही लिंग असमानता की गहराई देखी गई है। महिलाओं में अवसाद, घरेलू हिंसा आम देखने को मिलती है। हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि वहां पर किसी महिला को दहेज की वजह से मार डाला या फिर घरेलू हिंसा हुई है। इसके साथ ही पलायन से परिवार बहुत ज्यादा विखंडित हुए, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बिहार में रहते हैं, लेकिन उनकी जो बाकी की फैमिली, मदर फादर, वो पंजाब, दिल्ली या फिर कोई और स्टेट में रहते हैं। तो इससे क्या परिवारों में बंटवारा, यानी कि विभाजन हुआ है।
राजनीतिक प्रभाव क्या है? 2025 चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहा था? एनडीए ने 10 लाख नौकरियों को वादा किया था, हालांकि आगे देखेंगे कि नौकरियां मिलती हैं या फिर नहीं। विपक्ष जो आरजेडी, उन्होंने जंगल राज कहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल को। प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने इसे केंद्र में रखा है, यानी कि जो उनके साथ ही हैं। इसके साथ ही सरकारी प्रयास और समाधान के सुझाव क्या क्या किए गए? मुख्य योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें जो है कुशल युवा कार्यक्रम है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2025 में इसका विस्तार किया गया। DDU GKYN संकल्प जो योजना है, ग्रामीण युवाओं के लिए स्किलिंग 5 लाख प्रतिशत जो है 5 लाख प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही जीविका जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार 1 करोड़ प्लस SHG। मनरेगा जो है इसमें 2025 बजट में 4,392 करोड़ ग्रामीण रोजगार बढ़ाया है इसमें। इसके साथ ही 10 नए पार्क, 1.5 लाख करोड़ ऋण दिया गया है, लेकिन केवल 20% लक्ष्य ही हासिल हो पाया है। इसके साथ सुझाव समाधान क्या क्या हो सकता है? इसके कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा, औद्योगिकरण यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और IT हब बनाने होंगे, यहाँ पर तेज करना होगा। कृषि आधारित उद्योग जिसमें मखाना, फल प्रोसेसिंग, इन सभी को प्रोत्साहन किया जाए। महिला का सशक्तिकरण, सुरक्षित कार्यस्थलों 35% आरक्षण जो है लागू होना चाहिए। ग्रामीण विविधीकरण, नॉन फार्म सेक्टर जो है उसमें निवेश होना चाहिए। मनरेगा को वर्ष भर बनाएं। इसके साथ ही नीति सुधार, माइग्रेशन को ट्रैक करें। स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसमें 10,000 करोड़ का जो फंड है वो उसको लागू करना होगा, तभी जाकर ये सिचुएशन सही हो सकती है। इसके साथ ही दीर्घकालिक जो शिक्षा है सुधार होना होगा, यानी कि जनसंख्या का नियंत्रण। तो अब देखिए, बिहार में बेरोजगारी कोई भी आकस्मिक समस्या नहीं है, बल्कि संरचनात्मक कमजोरी है, जो कि पलायन, इसके साथ गरीबी, इसके साथ ही असंतोष, इन सबको जन्म देती है। 2025 के लिए जो एनडीए सरकार ने 10 लाख नौकरियां पैदा करना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालांकि आने वाले समय पर देखेंगे कि कितना ज्यादा ये अपने वादों पर खरे उतरते हैं। तो दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये जनता के लिए है कि जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या बिहार को बेहतर शासन मिल पाएगा? अब देखिए, 10 साल तक जो व्यक्ति सीएम रहकर बिहार की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कर पाए, हर तरफ से उनको डेवलप नहीं कर पाए, क्या वो आने वाले समय पर ऐसा कर पाएंगे? क्या वो खुद को एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर लोग उनको एक मौका और दे रहे हैं? क्या रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इन सब में कुछ नया होने वाला है? क्योंकि इतनी बार नेतृत्व संभालने के बाद भी जनता ये जरूर जानना चाहती है कि इस बार क्या अलग होने वाला है, यानी कि क्या कुछ नया होगा जो 11वीं बार यानी कि 10वीं बार उनको फिर से सीएम बनाया गया। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण कि कैसे नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका ये पहला कार्यकाल आज भी कैसे चर्चा में है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था इसका रिकॉर्ड रहा है कि पहला कार्यकाल सिर्फ 7 दिन का था ये, और दूसरा उनके जो अलग अलग उनको उपाधियां दी जाती है उनको दल बदलने की वजह से। तो ये सब हमने इसमें डिटेल में बात कर ली। तो आपको क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा बदलाव लाएंगे, या फिर बिहार बिल्कुल उसी राह पे ही रहेगा, बिल्कुल अस्थिर राज्य की तरह ही रहेगा जैसे पहले ही? तो दोस्तों, इतने आज की वीडियो में इतना ही था। इससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट की अपडेट आती है तो हम अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन आने वाले समय पर जैसे जैसे कोई एक तरह से कोई ना कोई हमें डाटा या फिर कोई भी आंकड़ा हमें मिलता है तो हम जरूर आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।